Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Priyanka and today we will discuss about the biotic stress resistance plant. इससे पहले हमने एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस क्या होती हैं। और आज जो हमने डिस्कस करना है वो है बायोटिक स्ट्रेस। सभी को पता होगा बायोटिक मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जब हमारे प्लांट्स के ऊपर किसी बैक्टीरिया का, इंसेक्ट का, फंगस का या वायरस का अटैक होता है तो बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम भी, प्लांट का इम्यून सिस्टम भी जो है वो एक्टिवेट होता है ताकि इन सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे प्रोटेक्शन दी जाए प्लांट्स को। लेकिन कई बार जब वो वर्क नहीं करता है तो फिर हमें रेजिस्टेंस डेवलप करनी पड़ती है प्लांट्स में। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, या तो हम जो है ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप करते हैं कि हम क्रॉस करवा देते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी को जो है सेंसिटिव के साथ में, या फिर एक अनदर जो मेथड है वो ये है कि हम कोई रेजिस्टेंस जीन जो है वो हमें बैक्टीरिया से मिला है या अनदर प्लांट से मिला है वो हम ट्रांसफ़र कर दें सेंसिटिव के अंदर। तो ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह से जो हमारे पास सेंसिटिव प्लांट हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो आज हमने इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह से जो है बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट बनाए जाते हैं। इससे पहले जो है हम वीडियोस में ट्रांसजेनिक जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज के टॉपिक में सिर्फ वायरस रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती हैं एंड बैक्टीरियल एंड फंगल रेजिस्टेंस प्लांट कैसे डेवलप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्यों डेवलप किए गए थे और कैसे डेवलप होते हैं। तो जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट है ये क्या होता था कि जो हमारे पास कॉटन थी तो उन पे जब इंसेक्ट का अटैक होता था, जैसे लेपिडोप्टेरा एंड डाइटेरा, ये इंसेक्ट्स होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि प्लांट की ग्रोथ रुक रही थी और अल्टीमेटली जो प्लांट की यील्ड है वो तो कम हो ही रही थी, साथ में डेथ भी हो रही थी। तो जो फार्मर्स कॉटन को ग्रो कर रहे थे फिर वो उन्होंने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करे। उसके लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, जो कि सॉइल बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव होता है, उसमें से क्राइजीन जो है उसको आइसोलेट किया। क्राइजीन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन। वो जो क्राइजीन था वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसको इन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि बैक्टीरिया से आइसोलेट करके और प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसफ़र किया तो ये देखा गया कि प्लांट्स में जो इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी थी। तो ये जो क्राइजीन है ये क्या काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो ब्रीफ में बताते हैं कि जब प्लांट पे किसी इंसेक्ट का अटैक होता है, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट हमने बनाया है जिसके अंदर क्राइजीन है, तो वो जीन क्या करेगा, ये आपके जो इंसेक्ट हैं उनके मिड गट के अंदर अल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे जाके ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये टॉक्सिन पार्ट इसका निकल जाता है। तो जब इसका टॉक्सिन पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी फॉर्मेशन कर देगा, जिससे कि आयन चैनल फॉर्मेशन हो जाएंगे। आयंस का मूवमेंट जो है वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा और लाइसिस की वजह से जो है इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म होता है क्राइजीन का किसी भी इंसेक्ट को किल करने का। तो इस तरह से जो है रेजिस्टेंस डेवलप की गई थी और ये जब कॉटन में ट्रांसफ़र किया गया जीन तो इसका नाम पड़ा बीटी कॉटन। जो बीटी कॉटन है ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट। बट क्योंकि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास कंजप्शन वाले प्लांट्स होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमने जो जीन ट्रांसफ़र किया है वो ह्यूमंस में एलर्जी कॉज कर सकता है और इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट हो सकता है। तो इसी चीज़ से मतलब इसी चीज़ को लेकर के अभी इथिकल इश्यूज हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स को लेकर के। बट बीटी कॉटन जो है वो कमर्शलाइज है क्योंकि वो कंजप्शन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, उसको सिर्फ जो है क्लोथ इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं एज अ फूड।
इसलिए वो कमर्शलाइज है। इसके बाद बीटी ब्रिंजल भी आया था, वो भी इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट था, लेकिन वो एज अ फूड यूज़ किया जाता है, तो इसलिए उसको कमर्शलाइज नहीं किया गया है। तो आज हम इंसेक्ट के अलावा वायरस रेजिस्टेंस प्लांट और बैक्टीरियल एंड फंगल रेजिस्टेंस प्लांट कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोटिक स्ट्रेस जो है एक तरह की स्ट्रेस होती है जो किसकी वजह से होती है, जिसमें प्लांट्स को डैमेज होता है बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, या वीड हो सकती है। वीड जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या वैसे भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो है मेजर फोकस है एग्रीकल्चर रिसर्च का, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यील्ड को लॉस होता है, इकोनॉमिकली लॉस होता है बायोटिक स्ट्रेस की वजह से। जो रिलेशनशिप है बायोटिक स्ट्रेस एंड प्लांट यील्ड, तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक डिसीजन पे एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट पे। क्योंकि जब किसी भी बायोटिक स्ट्रेस का अटैक होता है प्लांट्स के ऊपर, तो सबसे पहले उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, उनकी यील्ड अल्टीमेटली कम हो जाती है, और उसकी वजह से कॉस्ट जो हमने लगाई होती है किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, तो उस पर भी अल्टीमेटली अफेक्ट पड़ता है। बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए? इसके लिए हम प्लांट रेजिस्टेंस बना सकते हैं या टॉलरेंट बना सकते हैं बायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्लांट्स को, या तो फिर हम नेचुरली बनाते हैं या फिर आर्टिफिशियली बनाते हैं, ताकि यील्ड जो है वो इम्प्रूव हो जाए और अल्टीमेटली हम जो इकोनॉमी है उसको हम सेव कर सकें। RCR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं जो कि काम कर रहे हैं बायोटिक स्ट्रेस पे, जैसे बड़ौदा में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये जो है रूरल सेटिंग में लोकेटेड है एंड 30 किलोमीटर है रायपुर सिटी से। तो वहाँ पे जितना भी काम होता है क्रॉप्स का, वो बायोटिक स्ट्रेस से रिलेटेड काम होता है। तो एक मेथड है कि हम जीन ट्रांसफ़र कर दें। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला मेथड था कि प्लांट्स में हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं, ये एंड टिश्यू कल्चर, ये डेवलप हुआ था लेट 1970 में, और अब तक जो है इस पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी जीन है उसको हम ट्रांसफ़र करवाते हैं जो बायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस होता है, एंड देन जो है उसका एक्सप्रेशन करवाते हैं। तो इस ट्रांसफ़र जीन को बोला गया है ट्रांसजीन। और जो इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी जिस प्लांट के अंदर, जिस माइक्रोब के अंदर या एनिमल के अंदर हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अभी जो है ये काफ़ी फास्ट डेवलप हो चुका है, एंड बहुत सारे जो है वेक्टर्स अवेलेबल हैं जो प्लांट बेस्ड हैं। बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम प्लांट्स के अंदर जो है जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन आता है इंट्रोडक्शन। पेस्ट, डिजीजेस एंड वीड्स, ये सब बायोटिक स्ट्रेसेस हैं। ये क्रॉप की यील्ड एंड प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालती हैं। और ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती थी, हमारी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग होती थी, उसके साथ ये लिमिटेशन है कि वो बायोटिक स्ट्रेसेस से प्रिवेंट नहीं कर सकती है। तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो हम सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही कर सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफ़र कर दें। तभी जो है हमारे पास बायोटिक स्ट्रेस से रिलेटेड जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है प्लांट्स में। या हमें क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी, क्वालिटी ऑफ फूड इंक्रीज करना होगा, एंड जो अब मतलब लॉस होता है इससे, वो 10 to 16% लॉस होता है। एंड अगर हम पेस्ट डैमेज की बात करें तो 14 to 25% टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का लॉस होता है। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस जो है वो नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो ब्रीडर्स थे वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स जो है हमें इसका फाइंड आउट करना होगा, और अल्टीमेट सोर्स यही है कि हम जीन को ट्रांसफ़र कर दें। 25% टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का लॉस होता है। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस जो है वो नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो ब्रीडर्स थे वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स जो है हमें इसका फाइंड आउट करना होगा, और अल्टीमेट सोर्स यही है कि हम जीन को ट्रांसफ़र कर दें। डिसाइड ट्रेडिशनल मेथड, एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, और अगर हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो उनका ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, यानी केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह।
तो और बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को भी जो है हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ केमिकल रेजिस्टेंस इंसेक्ट डेवलप हो सकते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग आई है, जिसकी वजह से जो है हम रेजिस्टेंस प्लांट बना रहे हैं। अभी तक जो ट्रांसजेनिक रेजिस्टेंस प्लांट है वर्ल्ड में, वो अगेंस्ट बने हर्बिसाइड, इंसेक्ट एंड वायरस डिसीज के अगेंस्ट। अब आता है कि वायरस से रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप करें। तो प्लांट वायरसेस जो हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, एंड वायरस इन्फेक्शन की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, वो रुक जाती है, जिसको हम हाइपोप्लाजिया बोलते हैं, या एक्सेस हो जाती है सेल डिवीजन, जिसको हम हाइपरप्लाजिया बोलते हैं, या सेल की डेथ हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट होता है फिर ग्रोथ पे, ग्रोथ रुक जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी, और फिर क्रॉप जो है उसका फेलियर हो जाएगा, यानी डेथ हो जाएगी। तो इससे यही हो रहा है कि अगर हम केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, वो इफेक्टिव तो हैं, लेकिन उसकी वजह से मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे ह्यूमंस पे एंड इन्वायरमेंट्स पे। तो हमें सेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है, जिससे कि जो वायरल इन्फेक्शन है वो प्लांट्स में कम हो सके। तो अगर हम ऐसे सीड्स यूज़ करें जो कि वायरस फ्री हों। नेक्स्ट है कि हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकें जो प्लांट वायरसेस लेकर के आते हैं, स्प्रेड करते हैं। हम वीड्स को कंट्रोल कर सकें जो कि होस्ट होती हैं वायरसेस का। तो इस तरह से, और हम प्लांट को इम्यूनाइज कर सकें अगेंस्ट द वायरल डैमेज, जिससे कि उसके अंदर जो प्लांट्स हैं, प्लांट सेल हैं, उनमें हम वायरल प्रोटीन का एक्सप्रेशन करा सकें। ये नेक्स्ट मेथड है अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से जो पॉसिबल हुआ है कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना लें विद वायरस रेजिस्टेंट। तो उसके लिए हम अलग अलग जीन यूज़ कर सकते हैं वायरस के, जैसे वायरस का कोड प्रोटीन, मूवमेंट प्रोटीन, ट्रांसमिशन प्रोटीन, सैटेलाइट आरएनए, एंटीसेंस आरएनए या राइबोजाइम। तो इन मेथड्स के थ्रू जो है वायरस रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए हैं। पहला मेथड है वायरस कोड प्रोटीन। वायरस कोड प्रोटीन क्या होता है? सबसे सक्सेसफुल मेथड है वायरस रेजिस्टेंस प्लांट बनाने का, जो वायरस के बाहर का कोट होता है, कवरिंग होती है। 1986 में ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया गया था, जिसके अंदर टोबैको मोजाइक वायरस कोड प्रोटीन जीन को इंट्रोड्यूस कराया गया था, और टीएमवी के अगेंस्ट इसमें जो है रेजिस्टेंस देखने को मिली। टोबैको में भी बनाया गया, राइस में भी फिर बनाया गया, फिर व्हीट, पोटैटो, टेबल के अंदर ये सब जो है कोड प्रोटीन जीन जो ट्रांसफर किए गए थे, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक्शन क्या होता है कोड प्रोटीन का? जैसे ही कोड प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, तो जो सेम वायरस है उसकी जो एबिलिटी है इन्फेक्शन करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। एडवांटेज क्या है इसका कि कोड प्रोटीन जीन जब हम वन वायरस से मतलब आइसोलेट करते हैं और प्लांट में हम इंसर्ट करते हैं, तो वो अनदर वायरसेस के अगेंस्ट भी जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्रॉस प्रोटेक्शन बोलते हैं। जैसे कि जब टोबैको प्लांट में टोबैको मोजाइक वायरस के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप की गई, तो उसने और या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सेकेंड मेथड है वायरस रेजिस्टेंस के लिए मूवमेंट प्रोटीन, क्योंकि जब वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट सेल को, तो वो स्प्रेड होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, और इस तरह से जो है ये जो मूवमेंट प्रोटीन है, ये इसको जो है ट्रांसमिट करवाने में या स्प्रेड करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। मूवमेंट प्रोटीन का गुड एग्जांपल है ब्रोम मोजाइक वायरस एंड टोबैको मोजाइक वायरस का। 30 किलो डाल्टन प्रोटीन टोबैको मोजाइक वायरस का, एंड 32 किलो डाल्टन प्रोटीन ब्रोम मोजाइक वायरस का। तो जब हमने टोबैको प्लांट के अंदर 30 किलो डाल्टन का मूवमेंट प्रोटीन, वो भी म्यूटेटेड, उसमें हमने म्यूटेशन कर दी थी, वो हमने एक्सप्रेस कराया, तो टीएमवी का जो इन्फेक्शन था टोबैको प्लांट में, वो लेस हुआ। तो इससे ये पता चला कि अगर हम म्यूटेटेड मूवमेंट प्रोटीन ट्रांसफ़र कराते हैं, तो वो वाइल्ड टाइप जीएमवी कोरिड प्रोटीन के साथ जो है compete करता है, और स्प्रेड जो है वायरस का उससे प्रिवेंट करता है या रिड्यूस करता है। रिसेंट ईयर में रिकॉम्बिनेंट मूवमेंट प्रोटीन भी बनाए गए हैं, जिनके अंदर दो वायरसेस को कंबाइन किया गया है, गोल्डन मोजाइक वायरस एंड अफ्रीकन कसावा मोजाइक वायरस। तो इस ये देखने को मिला है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन था, इसने अफेक्टिवली इंटरफेयर किया स्प्रेड ऑफ दोनों वायरसेस को। तो एडवांटेज जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। थर्ड मेथड ट्रांसमिशन प्रोटीन। तो एक गुड कोऑर्डिनेशन होता है, इंटरेक्शन होता है प्लांट वायरस एंड इंसेक्ट वेक्टर के बीच में, कि वायरस का स्प्रेड हो वन प्लांट टू अनदर प्लांट।
तो इसके लिए ट्रांसमिशन प्रोटीन होते हैं। तो अगर हम म्यूटेटेड ट्रांसमिशन प्रोटीन का यूज़ करें, उसको ट्रांसफ़र करें, तो स्प्रेड ऑफ वायरस को ब्लॉक कर देता है और जो स्प्रेड प्रिवेंट हो जाएगा क्योंकि डिफेक्टिव वायरस ट्रांसमिशन प्रोटीन को हम एक्सप्रेस करवा रहे होते हैं, तो ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड है सैटेलाइट आरएनए। सैटेलाइट आरएनए क्या होता है? एक तो जीनोमिक आरएनए होता है, उसके अलावा एक स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है एक हेल्पर वायरस की हेल्प से, यानी अपने आप नहीं कर सकता, इसको हेल्पर वायरस की नीड होगी। तो ये सैटेलाइट आरएनए को इनकैप्सुलेटेड किया जाता है हेल्पर वायरस से। सैटेलाइट आरएनए की अगर प्रेजेंस होती है तो वो सिवियरिटी ऑफ वायरल डिसीजेज एंड सिम्टम को कम कर देती है और इफेक्ट ऑफ वायरस को भी। जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए जिनके अंदर सैटेलाइट सीक्वेंसेस डाला गया, तो उन्होंने रेजिस्टेंस शो करी वायरल डिसीजेस के अगेंस्ट। इसमें एग्जांपल है जब कुकुम्बर मोजाइक वायरस जो कि इन्फेक्ट करता था पेपर प्लांट को, तो सीवियर सिम्टम अपीयर हुए, लेकिन इन सिम्टम्स को मिनिमाइज किया गया जब उसको को-इनुकुलेटेड किया गया सैटेलाइट आरएनए के साथ में। नेक्स्ट मेथड है एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए जो होता है वो वायरस रेप्लिकेशन को रोकने के लिए बनाया जाता है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या किया गया है कि रिवर्स ओरिएंटेशन कर दी गई है। यहाँ पे 3' to 5' कर दिया गया है। इसको एंटीसेंस जीन बोलते हैं। तो जो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है एंटीसेंस जीन से, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है नॉर्मल जीन से जो एमआरएनए बनता है उसका। तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो नॉर्मल जो ट्रांसलेशन होती है एमआरएनए की वो ब्लॉक हो जाती है और इस तरह से जो है जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है और वायरस का जो इन्फेक्शन है वो नहीं होता है, वायरस रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। एंटीसेंस आरएनए का काम ही यही होता है कि वो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस को ब्लॉक कर देगा। इसमें एग्जांपल है टोमेटो गोल्डन मोजाइक वायरस। जब इसके अंदर एंटीसेंस ओरिएंटेशन में क्लोन किया गया जीन, तो और आरएनए है उसकी रेप्लिकेशन को ये रोक देगा। नेक्स्ट मेथड है राइबोजाइम मेथड। राइबोजाइम क्या होते हैं? ये स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ये भी क्लीवेज करते हैं, मतलब एक एंजाइम की तरह खुद एक्ट करते हैं। तो ये कैटालिटिक क्लीवेज करते हैं आरएनए का और वायरस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, राइबोजाइम जो है एंटीसेंस आरएनए की फॉर्म में डेवलप किया गया जो कि क्लीव करता है टारगेट वायरल आरएनए को। राइबोजाइम जो है वो स्मॉल सीक्वेंस ऑफ वायरल आरएनए से बाइंड करते हैं और इस तरह से जो वायरस आरएनए है उसकी रेप्लिकेशन ब्लॉक होती है। ये तो था कि कैसे कैसे हम जो है वायरस रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। अब हम बैक्टीरिया एंड फंगल डिसीजेस के अगेंस्ट कैसे रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। प्लांट के अंदर कुछ डिफेंस सिस्टम होता है पैथोजन के लिए। तो जब भी कोई पैथोजन का अटैक होता है तो डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है प्लांट का और कुछ प्रोटेक्शन देता है प्लांट को। तो जो नेचुरल डिसीज रेजिस्टेंस है प्लांट का वो थोड़ा इनएडिक्वेट होता है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस प्लांट बनाने पड़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। पहला है पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। तो अपने आप को प्लांट पैथोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर एक लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन को अकुमुलेट करते हैं जिनको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। तो अलग अलग डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं उनका टेबल दिया गया है। जैसे PR1 है वो एंटी फंगल के अगेंस्ट काम करता है। बहुत सारे दिए हुए हैं PR14 तक, तो हर एक का अलग अलग फंक्शन है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है काइटिनेज। काइटिनेज हम सबको पता है काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल में होता है और ये हाइड्रोलाइज होता है काइटिनेज एंजाइम की हेल्प से। तो काइटिनेज जीन को आइसोलेट किया गया एंड कैरेक्टराइज किया गया। एक बैक्टीरियल काइटिनेज जीन को ऑब्टेन किया गया सॉइल बैक्टीरियम सेरेशिया मासिन से और उसको इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्रेस करवाया गया टोबैको लीव्स में। इसी तरह से अनदर वर्कर्स ने काइटिनेज जीन को बीन से आइसोलेटेड किया और टोबैको के अंदर एक्सप्रेस करवाया। फिर इन्होंने ब्रासिका नेपस में भी इसको एक्सप्रेस करवाया। तो जो टोबैको प्लांट थे तो उनमें रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट डेवलप हो गई थी, राइजोक्टोनिया सोलानी के अगेंस्ट। जो ब्रासिका नेपस था उनके अंदर जो प्रोटेक्शन थी वो थोड़ी लेस थी। सेकेंड मेथड है ग्लूकेनेज। ग्लूकेनेज जो है वो एक अनदर एंजाइम होता है जो फंगस की सेल वॉल को डिग्रेड करता है।
इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है बीटा 1,4 ग्लूकेनेज। तो जो जीन इनकोड करता है इस एंजाइम को वो आइसोलेट किया गया बार्ले से और उनको एक्सप्रेस कराया गया टोबैको प्लांट में। तो ये देखने को मिला कि ये जीन जो है गुड प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द सॉइल बोर्न फंगल पैथोजन राइजोक्टोनिया सोलेनी के अगेंस्ट। और ये रेजिस्टेंस और ज़्यादा हायर हो जाती है अगर हम काइटिनेज एंड ग्लूकानेज दोनों को ही हम ट्रांसफ़र कर दें प्लांट्स के अंदर। इस अप्रोच के थ्रू फंगल रेजिस्टेंस टोमेटो कैरेट प्लांट को डेवलप किया गया है। फिर ये टेबल दी हुई है जिसके अंदर जो है कुछ रेजिस्टेंस प्लांट शो किए गए हैं अगेंस्ट द फंगस। जैसे कॉटन है, इसमें NPR1 जीन ट्रांसफ़र किया गया, अरबडोप्सिस से लिया गया था और ये इनके टारगेट पैथोजन दिए हुए हैं टेबल में। देन कैरेट, इसमें जो है ग्लूकेनेज लिया गया और व्हीट एंड राइस से लिया गया था। देन फिर से कैरेट है, इसमें माइक्रोबियल फैक्टर 3 लिया गया सीडोमोनास से और अल्टरनेरिया के अगेंस्ट इन्होंने जो है प्रोटेक्शन दिखाई। तो ये सारा टेबल दिया हुआ है फंगल रेजिस्टेंस प्लांट का। नेक्स्ट मेथड है राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द फंगस इन्फेक्शन। ये लास्ट जो RNA होता है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का उससे ये एक्ट करते हैं उस पर और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अभी जो है बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन इनमें आते हैं लेक्टिन, डिफेंसिन, लाइसोजाइम एंड थायोनिन। ये इसके थ्रू जो है रेजिस्टेंस डेवलप की गई है। लाइसोजाइम ये क्या करते हैं, काइटिन को डिग्रेड करते हैं या सेल वॉल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है बैक्टीरिया की उसको भी ये डिग्रेड करते हैं। तो इस तरह से जो फंगस इन्फेक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ट्रांसजेनिक पोटैटो प्लांट बनाए गए हैं लाइसोजाइम जीन का ट्रांसफर करके। इन्होंने रेजिस्टेंस शो की है एस्वीनिया कार्टोगोरा के अगेंस्ट। नेक्स्ट है डिफेंसिस। डिफेंसिस भी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होते हैं जो प्लांट सेल में मिलते हैं सभी। ये माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं बट ये इतने एडुकेट नहीं होते हैं कि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर सकें। तो फिर आर्टिफिशियल डिफेंसिस जीन को डेवलप किया गया और उसको पोटैटो में जो है ट्रांसफ़र किया गया। तो इस तरह जब ट्रांसफ़र किया गया तो जो ये पोटैटो बने उनमें रेजिस्टेंस शो हुई किसके अगेंस्ट, एस्वीनिया कार्टोवेरा के अगेंस्ट। नेक्स्ट मेथड है थायोनिन। थायोनिन जो प्रोटीन है वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो जो थायोनिन कोडिंग जीन थे उनको टोबैको में ट्रांसफ़र किया गया तो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिली, सीडोमोनास सिरिंजीज। और लास्ट जो हमारे पास मेथड है वो है फाइटोलैक्सिन। फाइटोलैक्सिन क्या होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, जो प्लांट को प्रोटेक्शन डिफेंस में हेल्प कर रहे होते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट एंड एंटी माइक्रोबियल होते हैं नेचर में। ये प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज सेल में या ऑर्गेनेली में। जब भी इन्फेक्शन होता है तब ये मोबिलाइज होते हैं। ड्यूरिंग इन्फेक्शन इनका इंडक्शन होता है, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसमें एग्जांपल है स्टिबलिन सिंथेज, ये की एंजाइम है फाइटोलैक्सिन बनाने का। तो अगर हम फाइटोलैक्सिन जब भी इन्फेक्शन होगा तो फाइटोलैक्सिन अगर हम आर्टिफिशियली बनाए उसको भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम जो है बायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।